चलिए सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, बट ये क्वेश्चन काफी टाइम शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो इसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए एक एक दो लाइन में, तो आपके नंबर्स भी काफी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी आए तो आप उसको आराम से मेंशन कर सको। सबसे पहली चीज है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये इसका सबसे पहला फीचर है और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए जितने भी कंपटीशन है, इन कंपटीशंस में से परफेक्ट कंपटीशन ही एक ऐसा कंपटीशन है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं। अब ये लार्ज नंबर में भी ये 5, 10, 50, 100, 500 नहीं, ये हजारों लाखों में बायर्स और सेलर्स का ट्रांजेक्शन होता है। उसका सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ना बायर ना सेलर अपने इंडिविजुअल एक्शन से प्राइस या फिर सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये होगा कि बायर और सेलर का कोई भी नेगोशिएशन एक दूसरे के साथ नहीं होगा। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में बायर सेलर जो भी चीज अपनी बेचना चाहे वो आराम से बेच सकता है, कितनी भी क्वांटिटी में जो भी चीज उसको बेचनी है वो इजीली बेच सकता है। ये परफेक्ट कंपटीशन की बेसिक अजम्पशंस है। ठीक है, तो बायर एक साथ ये नहीं बोल सकते कि भाई चलो मैं आपके साथ 50 या 100 या 500 क्वांटिटी एक साथ परचेस करता हूँ, आप मुझे डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए। नहीं, सेलर बिल्कुल डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेगा, और साथ में सेलर भी ये नहीं बोलेगा कि भाई चलो आप तो एक ही यूनिट ले रहे हो और आप 500 यूनिट ले रहे हो तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट करके देता हूँ, ये करके देता हूँ। ऐसा लार्ज परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल नहीं होगा। सो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में जो भी सेलर को सेल करना है वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में सेल कर सकता है। अगर सेलर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से 1 रुपया भी या फिर 1 पैसा भी ज्यादा चार्ज करेगा तो उसके सामने हजारों लाखों सेलर्स ऐसे हैं जो सेम प्राइस पे वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये बंदा, ये सेलर एक भी यूनिट बेच नहीं पाएगा। और प्राइस रिड्यूस करने की उसको जरूरत नहीं है। क्यों रिड्यूस नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये बंदा प्राइस रिड्यूस करता है, मान लीजिए प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 10 रुपीज चल रही है, अगर ये प्रिवेलिंग प्राइस 10 रुपीज से कम करता है तो हम प्राइस कम क्यों करते हैं? सेलर प्राइस कम क्यों करेगा? क्योंकि उसको सेल्स इंक्रीज करनी है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का एक अजम्पशन ये है कि मार्केट के अंदर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में आप जितनी भी प्रोडक्ट आपको बेचना चाहो आप आराम से बेच सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं जितना भी यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं, सभी यूनिट अगर मैं सेल कर पाता हूं तो मुझे प्राइस रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, प्राइस रिड्यूस करने का मेन इंटेंशन क्या है कि मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है। अब मैं जितना भी प्रोडक्शन कर रहा हूं वो सभी प्रोडक्शन अगर मैं बेच रहा हूं प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में तो मुझे प्राइस रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बेसिक फीचर्स आप लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज है प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। इसका इंटरप्रिटेशन जरा समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन नाम का कोई कंपटीशन रियलिटी में ना ही कभी एग्जिस्ट करता था, ना है और ना करेगा। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, बट ये सिर्फ बेसिक है, बेस के लिए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। उसके बाद के कंपटीशंस के लिए आप कंपैरेटिवली इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, इसलिए ये कंपटीशन हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स और होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी सेलर्स हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, हजारों लाखों, वो सभी सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कहीं पे भी मान लीजिए डीमार्ट में चले जाते हैं या बिग बाजार में चले जाते हैं तो वहां पे लूज शुगर होती है। अगर किसी की प्राइस 40 रुपीज है, किसी की प्राइस 41 रुपीज है, तो प्रैक्टिकली आप दोनों की क्वालिटी में इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो शुगर ये शुगर है, चाहे वो 40 रुपीज हो या 41 रुपीज को, प्राइस में भी कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं है अगर आपको 1-2 किलो परचेस करना है तो मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर 40 रुपीज वाले शुगर परचेस करते थे पर वीक 1 kg, अगर वो बाई चांस नहीं है तो आप 41 या 40.50 वाले भी शुगर परचेस कर लेंगे, तो उसकी क्वालिटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सभी प्रोडक्ट्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है जो एक दूसरे से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरे ऐसे प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए जिससे आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ऑफ कोर्स इन लॉन्ग रन। तो फ्री, ये परफेक्ट कंपटीशन में एक और फीचर है कि इसमें जो भी प्लेयर्स है वो प्लेयर्स को फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं होगा। शॉर्ट रन के अंदर कंपनी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर पाएगी, फिक्स फैक्टर को नहीं। लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी फिक्स एज वेल एज वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को चेंज कर पाएगी। तो अगर कंपनी को किसी भी बिजनेस में एंटर होना है या बाहर निकलना है तो वो इजीली निकल सकती है विदाउट एनी लॉस। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज।
यहाँ पे एक और फीचर परफेक्ट कंपटीशन का है कि जितने भी सेलर्स बायर्स है, नॉट सेलर्स बट जितने भी बायर्स है, वो सभी बायर्स को प्रिवेलिंग मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सभी प्रोडक्ट्स के सभी फीचर्स पता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे भाई 4 व्हीलर है और 4 व्हीलर सेगमेंट है, तो उसमें हम पर्टिकुलरली मारुति सुजुकी पकड़ते हैं। तो मारुति सुजुकी की जितने भी कार्स है वो सभी कार्स की सभी इंफॉर्मेशन सभी कस्टमर्स को, जैसे कि उसके प्राइस, उसके फीचर्स, हैचबैक कार्स कितनी है, सेडन कितनी है, उसकी प्राइस क्या है, एयरबैग किस में है किस में नहीं है, ये सभी इंफॉर्मेशन पूरे कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स है सभी कस्टमर्स को है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये परफेक्ट कंपटीशन के एक बेसिक फीचर है जो जिसकी वैलिडिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट फिर भी इसका एक फीचर है, तो हमने समझ लिया कि ये क्या बता रहा है। आगे का फीचर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये होगा कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको शिफ्ट करना है या ट्रांसफर करना है तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे आपके पास 10 स्किल लेवल सूरत में है, तो सूरत से अगर आप उसको अहमदाबाद शिफ्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे का पॉइंट है नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको कंपनी को गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर करनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो उस केस में उसको कोई चार्ज नहीं लगने वाला, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सूरत का बंदा अहमदाबाद और अहमदाबाद का बंदा दिल्ली आराम से कोई भी गुड्स और सर्विसेज शिफ्ट कर सकता है, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन बेसिकली क्या है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस है जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज भी नहीं करना चाहती और डिक्रीज भी नहीं करना चाहती। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं जहां पे कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है तो फिर उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जहां पे मैक्सिमम अमाउंट में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो, जिसकी कॉस्ट मिनिमम लेवल पे हो, उस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे, जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज भी नहीं करना चाहेगी और डिक्रीज भी नहीं करना चाहेगी। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन की कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है MC इक्वल्स टू MR एंड MC दैट इज मार्जिनल कॉस्ट शुड इंटरसेक्ट फ्रॉम बिलो नॉट फ्रॉम द अबोव। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, और उसी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के बाद उसको जब हम मार्केट में सेल करेंगे तब उसका जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। इसकी और ज्यादा डिस्कशन मैंने इससे पहले पार्ट 1 का जो वीडियो आया था उसके अंदर डिटेल में डिस्कशन किया है, आप वहां से मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब वन बाय वन हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो मैं इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये प्रोडक्शन है। मान लीजिए अभी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन में 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, इसमें एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा, यानी कि अब मैं 11 यूनिट पे हूँ। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ₹1 की मार्जिनल कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ, उसके सामने उसी यूनिट को जब मैं मार्केट में सेल करता हूँ तो ₹2 मुझे मार्जिनल रेवेन्यू मिल रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ₹1 का मार्जिनल कॉस्ट है और ₹2 की मेरी मार्जिनल रेवेन्यू है। तो मैं प्रोड्यूस कितने में कर रहा हूँ, ₹1 में, और उसको सेल कितने में कर रहा हूँ, ₹2 में। तो आप बताइए क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ₹1 में मैं चीज बना रहा हूँ और ₹2 में बेच रहा हूँ, तो ₹1 का मेरा सीधा फायदा है यहाँ पे। तो कंपनी क्या सोचेगी, चलो इससे भी एक स्टेप ऊपर चलते हैं, तो 11 से एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, 12 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ₹2 की वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट ₹2 हो गई है और उसके सामने मार्जिनल रेवेन्यू मेरी ₹2 की ₹2 है। तो कंपनी यहाँ पे चेक करेगी भाई ₹2 में बना रहा हूँ और ₹2 में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों ना एक यूनिट और प्रोड्यूस करके देखे, तो उसमें हमें शायद कुछ फायदा हो पाए। तो 12 यूनिट से कंपनी इंक्रीज करके 13वां यूनिट यानी कि एक और यूनिट ऐड करेगी, तो 13 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही कंपनी 13 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, इमीडिएट बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट उसकी ₹3 हो जाती है, और उसको सेल कितने में करना है, सिर्फ ₹2 में, क्योंकि आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए तो ₹3 में मैं चीज बना रहा हूँ और ₹2 में बेच रहा हूँ, तो ₹1 का मेरा नेट लॉस हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे नेट लॉस होगा, कंपनी इमीडिएटली अपनी सिचुएशन को बैकअप करेगी, कंपनी इमीडिएटली अपने प्रोडक्शन को बैकफुट पे लेके जाएगी और 12 यूनिट पे आ जाएगी। ठीक है,
यही चीज मैंने यहाँ पे ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर ये ए टू बी जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसको प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू या फिर मार्जिनल रेवेन्यू के हिसाब से हम उसको कंसिडर करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों तीन सेम रहेंगे। इसका रीजन है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे कंपनी जो कुछ भी जितनी भी प्राइस पे बेचना चाहती है वो सब बेच सकती है। यानी कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस अगर सपोज 10 रुपए है तो 10 रुपए में आप जितनी भी प्रोडक्ट्स बेचना चाहोगे आप इजीली बेच सकते हो। उसमें आपको प्राइस रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ना ही प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत है। उसका मतलब ये हुआ अगर प्राइस रिड्यूस करोगे आप तो प्राइस रिड्यूस करने का मेन इंटेंशन जैसे हमने आगे डिस्कस किया था कि सेल्स इंक्रीज करना है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा था कि प्रिवेलिंग प्राइस पे आप जो बेचना चाहो जितना बेचना चाहो उतना बेच सकते हो, तो प्राइस रिड्यूस करने की कोई जरूरत ही नहीं है और प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ हजारों लाखों सेलर्स है। अगर आप 1 रुपए का भी प्राइस इंक्रीमेंट कर दोगे तो आप मार्केट में 1 यूनिट भी नहीं बेच पाओगे। इसलिए प्रिवेलिंग प्राइस में ही आपको बेचना पड़ेगा। और अगर ये प्रिवेलिंग प्राइस फिक्स रहती है तो उसके सामने मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तीनों दिन फिक्स रहेगी। ठीक है, ओके। ये मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर और ये मेरा है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस और मार्जिनल रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू का मतलब होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब देखो मेरा जो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब हम चेक करते हैं तो आपको ये देखना है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पी पॉइंट पे भी हो रहे हैं और ए पॉइंट पे भी हो रहे हैं, दोनों पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि इंटरसेक्शन शुड बी फ्रॉम बिलो। तो ये इंटरसेक्शन फ्रॉम बिलो, ये बिलो क्यों होना चाहिए जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो इस हिसाब से कुल मिला के मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होने चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट का इंटरसेक्शन मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो होना चाहिए, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम उसको कंसिडर करेंगे। चलिए, तो कंपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन शॉर्ट रन में 3 तरह की सिचुएशंस फेस कर सकती है। फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन प्राइस, दैट इज द सेल्स प्राइस, इट विल इनकर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एवरेज कॉस्ट 5 रुपीज है और मैं उसको 10 रुपीज में सेल कर रहा हूं तो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दूसरी कंडीशन, एवरेज कॉस्ट सपोज 5 रुपीज है और 5 रुपीज में मैं उसको सेल कर रहा हूं तो ये मेरी नॉर्मल प्रॉफिट होगी। मैंने आगे आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एवरेज कॉस्ट इज हायर देन द प्राइस, दैट इज अगर 5 रुपए की एवरेज कॉस्ट है और उसकी सेल्स प्राइस 3 रुपीज है तो मैं यहाँ पे लॉस इनकर कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है और ये मेरा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मेरी प्राइस सेम है। ठीक है, तो अगर ये मार्जिनल कॉस्ट भी कम है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी कम है, तो ये जो मेरा पूरा पोर्शन बन रहा है PEDC, ये जो पूरा पोर्शन बन रहा है ये मेरा पोर्शन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। क्यों? क्योंकि मेरी सेल्स प्राइस 10 रुपीज है और ये मेरी एवरेज कॉस्ट 5 रुपीज है, मार्जिनल कॉस्ट भी मेरी यहाँ 2 रुपए 3 रुपए यानी कि 10 रुपए से कम है इन शॉर्ट। तो ये जो पूरा पोर्शन यहाँ पे बन रहा है क्वांटिटी O to A आउटपुट में, ये पूरा पोर्शन मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर 10 रुपए में मेरी एवरेज कॉस्ट है और 10 रुपए मेरी एवरेज कॉस्ट है और 15 रुपीज मेरी एवरेज सेल्स प्राइस है तो मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करूंगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों पॉइंट इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट ऐसा है जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट में अर्न कर रहा हूँ, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वलाइज हो रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। वो दोनों कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट शुड इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेट हो रही है। ठीक है, तो ये कंडीशंस ऐसी है जहां पे मुझे 5 रुपीज में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और 5 रुपीज में फॉर एग्जांपल मैं उसको सेल कर रहा हूँ तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। आगे के पॉइंट में चलते हैं, लॉस कब इनकर होगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपीज में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और
₹3 में फॉर एग्जांपल मैं उसको बेच रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि ये मेरा एवरेज कॉस्ट बहुत ही हाई है। इस केस के अंदर अगर इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूँ, मान लीजिए ये ग्राफ एवरेज रेवेन्यू ₹10 है, ठीक है, और मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो ₹15 है। तो एक प्रोडक्ट को मैं 15 में बना रहा हूँ और ₹10 में बेच रहा हूँ, क्या होगा? लॉस, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए ये लॉस की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि अगर एवरेज कॉस्ट ₹10 है, उसके सामने है आपकी सेल्स प्राइस ₹15 है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कॉस्ट ₹10 है, एवरेज प्राइस भी ₹10 है, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कॉस्ट ₹10 है और एवरेज सेल्स प्राइस आपकी ₹5 है, यानी कि कम प्राइस में आप बेच रहे हो तो उसको आपको लॉस होगा, ठीक है। चलिए, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पोजीशन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन लॉन्ग रन, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो कंडीशंस आएगी, बट एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। आगे की स्लाइड में जो हमने देखा यहाँ पे, लॉन्ग रन में कंपनी ये तीन में से सिर्फ एक ही कंडीशन पे सरवाइव कर पाएगी, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। इसका रीजन ये है कि अगर कंपनी लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है, तो इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मेनी अदर फर्म्स कि भाई ये बिजनेस में तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है, बहुत ही बड़ा मार्जिन है। तो अभी तक शायद यहाँ पे 1, 2 या 5 बंदे या 50 बंदे काम करते होंगे, तो क्या होगा, दूसरे भी बहुत सारे बंदे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इट वुड बी कम्पिटेड अवे बाय द अदर प्लेयर्स। तो ये ऑटोमेटिक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से वो नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। दूसरे केस में अगर कंपनी लॉस में चल रही है, तो क्या होगा कि इसमें से काफी सारे प्लेयर्स लॉन्ग रन में बिजनेस को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी कंपनी लंबे समय तक लॉस बेयर नहीं करेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे 500 प्लेयर्स अगर काम करते हैं, तो 500 में से शायद 250 या 300 प्लेयर्स निकल जाएंगे 6 महीने, 8 महीने या 2 साल के अंदर। तो फिर से ये लॉस में से नॉर्मल प्रॉफिट पे यहाँ पे कंपनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस दैट इज एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ये सेम ग्राफ हमने यहाँ पे आगे की स्लाइड में देखा। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का एक्सप्लेनेशन मैंने जो आपको दिया, वही सेम एक्सप्लेनेशन कंपनी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ऐसा नहीं है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, बट इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस को लंबे समय तक नॉर्मल रन करने के लिए जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है।